की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ संस्कृत के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको पेपर में आने ही आने हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाइए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे यह आपको फ़ायदा हो जाएगा कि जो भी हमारी नोटिफिकेशन रहेगी मतलब आने वाली वीडियो की, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो बेटा, आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा आज की क्लास में वन लाइनर फैक्ट। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? वन लाइनर फैक्ट। तो वन लाइनर फैक्ट में आपके रहेंगे प्रश्न उत्तर, खाली स्थान मतलब रिक्त स्थान, किसने किससे कहा, कह कम प्रति कथयति, ठीक है, और कथाक्रम संयोजन। ये सारे के सारे आपको वन लाइनर फैक्ट में कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो वन लाइनर फैक्ट में एक बार फिर बता देता हूँ, आपको प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं, रिक्त स्थान पढ़ने हैं, किसने किससे कहा, और कथाक्रम संयोजन। जितने आईएमपी टॉपिक बताऊंगा, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे तो उनसे आपके ये सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें? प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, किसने किससे कहा, और कथाक्रम संयोजन। उसके बाद आते हैं हमें सेकंड नंबर पे क्या पढ़ना है आज की क्लास में। तो वो पढ़ना है आपको पर्यायवाची। पर्यायवाची के बाद विलोम, विलोम के बाद विभक्ति और वचन। तो विभक्ति और वचन में भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके जाना है। सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन आज की क्लास में आपको बताए जाएंगे, तो लास्ट तक बने रहना बेटा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ये क्लास शेयर कर दो, क्योंकि आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है, साथ में आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, उसके बाद आपको बताई जाएगी संधि, कि आपको संधि में कौन कौन सी संधि पढ़नी है, और कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो आपको पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद समास, फिर विशेषण और विशेष। और बेटा एक बात का ध्यान रखना कि ये आपको इनके एग्जाम्पल तो बताए जाएंगे, साथ में इनको आपको समझने की ट्रिक भी बताई जाएगी कि इसको आप कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक के द्वारा ये सारी की सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। उसके बाद आएगी आपको लकार, तो लकार भी समझाया जाएगा अच्छे से। लकार के बाद उपसर्ग, तो उपसर्ग में आपको कौन कौन से ऐसे उपसर्ग हैं जो उपसर्ग पढ़ने हैं आपको। उसके बाद प्रत्यय, तो प्रत्यय भी आपको बताए जाएंगे कौन कौन से प्रत्यय पढ़ना है, और सारे के सारे टॉपिक आपको जो हैं ट्रिक के द्वारा बताए जाएंगे कि इनको आप ट्रिक के थ्रू कैसे याद कर सकते हैं। उसके बाद वाच्य परिवर्तन बताया जाएगा आपको। वाच्य परिवर्तन वैसे तो सभी बच्चों को टफ लगता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है ये, है ना। तो इसको भी आपको बताया जाएगा कि वाच्य परिवर्तन कैसे करना है। उसके बाद 12वें नंबर पर हम पढ़ेंगे पत्र। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पत्र। तो जिसमें दो पत्र पढ़ाएंगे आपको, औपचारिक भी बताएंगे और अनौपचारिक पत्र भी बताएंगे। तो इसमें भी बताया जाएगा कि आपको कौन सा पत्र पढ़ना है, और इसमें भी बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है निबंध। तो निबंध भी बताएंगे कि कौन कौन से निबंध पढ़ के चले जाना, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, चलो अब शुरू में सबसे पहले जो हमने बोला था आपको वन लाइनर फैक्ट, तो वन लाइनर फैक्ट देखते हैं। वन लाइनर फैक्ट में मैं आपको केवल क्वेश्चन आंसर मतलब आईएमपी क्वेश्चन से ही बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपके ये सारी की सारी चीज़ें होंगी कवर। पहले नंबर पे प्रश्न उत्तर कवर होंगे पूरे के पूरे। उसके बाद बुक से जो आपके क्वेश्चन आंसर खाली स्थान आते हैं, ठीक है, बुक से जो आपके खाली स्थान आते हैं वो कवर होंगे। फिर उसके बाद किसने किससे कहा मतलब कह कम प्रति कथयति, ये वाला भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद कथाक्रम संयोजन कौन से चैप्टर से करना है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो वन लाइनर में आपका शुरू करते हैं। ये सारे के सारे चैप्टर वाइज बताए जाएंगे आपको। ठीक है, चलो तो सबसे पहला आपको पढ़ना है पाठ 1 से। पहला क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा आप। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर में आएगा आपको। उसके बाद एक ये भी कर लीजिएगा, अनिशम महानगर मध्य कालाय सचक्रम प्रचलति, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी कर लीजिएगा, अहम मानवाय जीवनम काम ये। उसके बाद हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से करके जाइए। और ये वाला चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है।
उसके बाद ये भी एक एक बार रीड ये सभी करके जाना है, लेकिन अच्छे से आपको वही करके जाना है जिन पे आपको हमने टिक लगवाया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करिए, इदानीम वायुमंडलम भृशम प्रदूषित मस्ती। तो ये यहाँ से आपके खालिस्तान जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। तो खालिस्तान में आपको ये करके जाना है। उसके बाद अत्र जीवनम दुर्बहम अस्ति। तो जो ये जो यहाँ पे ज़्यादा डार्क कलर से है ना, ये आपके हैं आंसर, ठीक है। ये क्या रहेंगे आपके आंसर। उसके बाद ये वाला अगला करके जाना आपको, प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। उसके बाद पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृते आराधना सदा समयस्य सदुपयोग करणीया। उसके बाद भूकंपित समये बहिर्गमनमेव उचितम भवति यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। ये करना है। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर से आपको प्रश्न निर्माण भी आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे बेटा? प्रश्न निर्माण भी आएंगे। तो यहाँ से एक तो आप ये वाला करके जाइएगा, महानगरेशु वाला। महानगरेशु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति। तो यहाँ पे महानगरेशु की जगह क्या करना है आपको प्रश्न निर्माण में? कुत्र करना है, ठीक है। उसके बाद प्रकृत्या सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। तो इसमें आपको प्राकृतिक या की जगह करना है कश्या, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में इतने क्वेश्चन आपको करके जाना है। अब आते हैं हम सेकंड चैप्टर पे। तो सेकंड चैप्टर में आपको सबसे पहला क्वेश्चन करके जाना है। पहला क्वेश्चन है आपका, बुद्धिमती गहन कानने व्याघ्रम ददर्श। ये वाला करके जाना है। उसके बाद सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि बलवती। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप अच्छे से करके जाइए, ठीक है। सर्वदा सर्व कार्येषु बुद्धि बलवती वाला क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइए। उसके बाद व्याघ्र मानुषात विभेति। तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धिमती पुत्र द्वैपेता पितुर ग्रहम प्रति चलिता। ये क्वेश्चन भी अच्छे से करके जाइए। ये वाला क्वेश्चन आपका 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया और अब भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से करके जाना ही है, ठीक है। चलो, उसके बाद इसमें से भी आपको आएंगे प्रश्न निर्माण, ठीक है। तो ये वाला, इसमें ये वाला करके जाइए आप, बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती, ठीक है। तो इसमें चपेटया की जगह क्या आएगा बेटा? कया, ठीक है। उसके बाद व्याघ्रम दृष्टवा धूर्तः शृगालः अवदत्। तो व्याघ्रम की जगह क्या आएगा आपका? कम। प्रश्न निर्माण जब करोगे तो क्या आएगा बेटा? कम आएगा। उसके बाद त्वम मानुषात बिभेषी। तो मानुषात की जगह आएगा आपका कस्मात, ठीक है। और एक चीज और, जो आपके कथाक्रम संयोजन रहेंगे, मतलब उचित जो घटनाक्रम आता है आपका, वो इस चैप्टर से आने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। लगभग हर बार पेपर में इसी चैप्टर से ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका 22 में भी आया, 23 में भी, 24 में भी। तो इस चैप्टर से आपको ये वाले सारे के सारे अच्छे से करके जाना है, ठीक है। ये जो उचित घटनाक्रम लेखनम है, ये सारे के सारे पॉइंट आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से आपको घटनाक्रम पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। अब सेकंड के बाद आते हैं हम थर्ड चैप्टर पे। तो थर्ड चैप्टर में आपको करना है पहला क्वेश्चन क्या है? कुशलवौ रामम उपसृत्य प्रणमतः, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करना है, वयो अनुरोधात शिशु लालनीयः भवति। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है, उपनयनोपदेशेन वाल्मीकिः लवकुशयो गुरु, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना है। इसके बाद आते हैं हम आगे। तो आगे आपको पढ़ना है ये वाला क्वेश्चन क्या है? सव्यवधानम ना चारित्र्य लोपाय। ये किसने किससे कहा? कह कम प्रति कथयति। ये आपको अच्छे से करके जाना है। इस वाले चैप्टर में से आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। ये वाले तो आप ये सारे के सारे ये जो 4 लिखे हुए हैं ना, सॉरी ये जो 5 है ना, ये आप अच्छे से करके जाइए, क्योंकि 2023-24 में इसी चैप्टर में से आपको पूछा गया है। तो ये वाले आप अच्छे से करके जाइए। तो ये कहा था राम ने लवकुश से कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था विदुष, ठीक है, प्रकृति स्था तक है। तो यहाँ से ये जो कहा था विदुष कह न कहा था कुशम से, ठीक है। उसके बाद जानाम्य हम
तस्य नामधेयम, तो ये कहा था कुश ने राम से। तस्या द्वैनामनी, तो ये जो तस्या द्वैनामनी वाला है, ये तो आप अच्छे से करके जाइए, ठीक है। तो ये कहा था लव ने विदूषक से, ठीक है। उसके बाद वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, तो ये कहा था राम ने विदूषक से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर में आपको पहला क्वेश्चन करके जाना है। पहला है आपका वृषभ दीना इति जानन्नपि कृषकः तम नुद्यमानः आसीत्। उसके बाद वृषभ क्षेत्रे पपात, सॉरी पतात, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से करके जाना। उसके बाद दुर्बले सुते मातु अधिका कृपा भवती, ये दुर्बल सुते वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप बेटा अच्छे से करके जाइए, ठीक है। उसके बाद ये बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, ये क्वेश्चन करके जाना। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन करना है कृषका बलिर्वर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति इसमें, ये क्वेश्चन करके जाना। उसके बाद माता सुरभि भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा अश्रूणि मुंचति इसमें, ये वाला क्वेश्चन भी आप अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद यहाँ से मातु अधिका कृण दुर्बले सुते भवती, ये वाला क्वेश्चन आने का 100% चांस है। ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइएगा। एक ये भी कर लेना आप कि जननी तुल्य वत्सला भवती, ठीक है। इसके बाद इसमें से भी आपको प्रश्न निर्माण आएंगे, तो प्रश्न निर्माण में आपको ये करना है धेनु नाम माता सुरभि आसीत, तो धेनु नाम माता सुरभि आसीत में आपको धेनु नाम की जगह लिखना है कासाम, ठीक है। उसके बाद आते हैं 5वें चैप्टर पे। तो 5वें चैप्टर में आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से करना है, मनुष्याणाम महान रिपुः आलस्यम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद गुणी गुणम बेनती, और एक बात और कि इसके क्वेश्चन तो आप अच्छे से करके जाइएगा ही, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो हैं आपको पद्यांश में आते ही आते हैं, ठीक है। इसका पद्यांश आएगा तो उसमें इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन आपको इनके आंसर पहले से ही याद रहेंगे, तो आप वैसे बिना ढूंढे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको प्लस पॉइंट रहेगा। उसके बाद महताम संपत्तो चा विपत्तो चा एक रूपता, उसके बाद अगला करना आपको उदय समय अस्तमय चा सविता रक्ता भवती, उद्यमन समय बंधो नास्ति, ये उद्यमन वाला तो आप करके अच्छे से जाइएगा ही, ठीक है। उसके बाद वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। उसके बाद अगला है बुद्धयः परंगित ज्ञानफला भवन्ति। उसके बाद नराणाम प्रथमः शत्रु क्रोधः। बस इतने क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से करके जाना है। उसके बाद 6th चैप्टर में आते हैं, तो 6th चैप्टर में से तो आपको कम ही पढ़ के जाना है, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करके जाना, वन राजा तुच्छ जीव है फिर दुरावस्थाम प्राप्त, ठीक है। उसके बाद ये वाला करके जाना, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलधौ अकर्ण धारा नव इव विप्लवते, ठीक है। ये वाला करके जाना है। उसके बाद मयूर पिच्छानुद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति, ये वाला अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद इसमें से गज वन्य पशून तुदंतम सुंडेन पोथयित्वा मारयति, तो यहाँ से आपको इसमें से प्रश्न निर्माण आएंगे, तो इस ये वाला करके जाइए। सुंडेन की जगह आपका आएगा कैन, बाकी सब सेम लिखना है। उसके बाद अगला है वानराय आत्मनम वन राजपदाय योग्य मन्यते, तो वन राजपदाय की जगह आपको लिख के जाना है कसमई, ठीक है। तो ये तो था 6th चैप्टर से, इतने थे, ठीक है। उसके आगे भी आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, तो वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको मयूर नृत्यम प्रकृति आराधना, ये वाला अच्छे से करके जाइए। प्रकृति की जगह क्या आएगा बेटा, कश्या आएगा। उसके बाद अगला सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, तो प्रकृति मातरम की जगह आपका आएगा काम, क्या आएगा काम। उसके बाद पिकः परभ्रत अपि कथ्यते, ये वाला आप क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसके बाद मयूरा अहि भुक इति नामना अपि ज्ञायते, तो ये वाला जो है ना यहाँ आपको आ सकता है खालिस्तान में, ठीक है। तो ये वाला भी आप अच्छे से करके जाइए। उसके बाद यथा समयम सर्वेशम एव महत्वम विद्यते, ये करके जाना है, ठीक है। चलो अब आते हैं 7th चैप्टर पे। तो 7th में आपको सबसे पहले तो पहला ही क्वेश्चन करना है,
जो कि है आपका विजन प्रदेश पद यात्रा न सुखा वहा, ये वाला विजन प्रदेश वाला आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, उसके बाद कृषकाय अभियुक्त आशीतम, तो ये जो अभियुक्त वाला या तो आपको क्वेश्चन में आएगा, नहीं ये यदि क्वेश्चन में नहीं आया तो आपका रिक्त स्थान में आएगा ही आएगा, तो ये भी आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद वस्तुतः चौराह आरक्षी आसित, ये वाला भी आप अच्छे से करके जाइए, यदि ये प्रश्न उत्तर में नहीं आया तो खाली स्थान में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न निर्माण आते हैं, तो प्रश्न निर्माण ये वाला करके जाना। पहला, पुत्रम दृष्टम दृष्टुम सह प्रस्थितः, तो यहाँ पे पुत्रम की जगह क्या आएगा, कम। उसके बाद न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसित, तो कह आएगा। ठीक है, यहाँ पे बंकिम चंद्र की जगह क्या आएगा, कह आएगा। तो इतने आपको इस 7 चैप्टर में से करके जाना है। इसके बाद आते हैं हम 8th चैप्टर में। तो 8th चैप्टर में आपको करना है पहला क्वेश्चन, पिता पुत्राय बाल्ये विद्या धनम यच्छति, ये वाला आप क्वेश्चन अच्छे से करके जाइए, 100% आएगा ये। ठीक है, कौन सा, पिता पुत्राय बाल्ये विद्या धनम यच्छति। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी करना है, विमूढ़ि धर्म प्रदाम वाचम परित्यजति। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद वाचे अवक्रता भवेत, तो ये भी आप अच्छे से करके जाना। उसके बाद प्रश्न निर्माण भी इसमें से आ सकते हैं, तो प्रश्न निर्माण में आपको ये वाला करना है, जनकेन सुताय से सब विद्याधनम दीयते, तो सुताई की जगह आएगा आपका कसमई, सुताई की जगह क्या आएगा, कसमई। उसके बाद धैर्यवान लोके परिभवनम परिभवम ना प्राप्नोति, तो इसकी लोके की जगह आएगा आपका पुत्र। ठीक है, इसके बाद आते हैं 9th चैप्टर पे। तो 9th चैप्टर में से आपको करना है, एक तो ये वाला क्वेश्चन, भूकंपस्य उपशमनस्य स्थिरोपायः नास्ति। उसके बाद विविसा प्राणिना भूकंपेन निहन्यन्ते, ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद यहाँ से नीचे देखते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन करना है, विविसा प्राणिना आकाशे पिपीलिका इव निद्यन्ते। ठीक है, तो यहाँ पे आकाशी की जगह आएगा आपका कुत्र। प्रश्न निर्माण यदि इसका आता है तो आकाशी की जगह क्या आएगा, कुत्र आएगा। उसके बाद तदिदानीम भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति, तो यहाँ पे भूकंप कारणम की जगह आपको आएगा किम किम। ठीक है, उसके बाद आगे आता है आपका चैप्टर 10th। ठीक है, लास्ट चैप्टर, जिसमें आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, सरसा शोभा एकेन हंसेन भवती, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। उसके बाद दूसरा, सरसा तीरे बकाह बसंती, फिर अगला क्वेश्चन करना है, अम्भोदाह गगने संति। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन करना है, प्रश्न निर्माण में आ सकता है ये, तो ये क्वेश्चन करना है आपको, जलदह नाना नदी नद सतानी, उसके बाद पूर्यत्वा रिक्तो अस्ति। ठीक है, तो इसमें आपका जलदाह की जगह क्या आएगा, कह, जलदाह की जगह क्या आएगा, कह। उसके बाद चातका वने बसती, तो चातका वने की जगह आ जाएगा कुत्र, तो ये हो जाएगा आपका चातका कुत्र बसती। उसके बाद सरसा शोभा एकेन राजहंसेन भवती। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन आपको करना है ये 1 लाइनर से। किससे करना है आपको, 1 लाइनर फैक्ट से। तो 1 लाइनर फैक्ट में एक बार फिर बता देता हूँ, जितने क्वेश्चन बताए उनमें से आपको देखो प्रश्न उत्तर बन के आएंगे, प्रश्न उत्तर के बाद रिक्त स्थान बन के आएंगे, रिक्त स्थान के बाद किसने किससे कहा, मतलब कह कम प्रति कथयति, ये बन के आएंगे। उसके बाद कथा क्रम संयोजन भी आपका इन्हीं में से आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कथा क्रम संयोजन है, मतलब 1 लाइनर फैक्ट के, तो 1 लाइनर फैक्ट तो यहाँ पे आपको पूरा खत्म हुआ। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ विलोम पद। ठीक है, क्या बता रहा हूँ, विलोम पद। तो विलोम पद में भी आपको कौन कौन से पढ़ के जाना है ये भी आपको अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, चलो सबसे पहला देखो, विलोम शब्द तो वैसे सभी को पता होंगे, क्या होंगे, उल्टा। ठीक है, विलोम शब्द क्या होते हैं, उल्टा। विलोम पद क्या होते हैं आपके, उल्टा होता है। ठीक है, तो इसमें देखो आपका पद है, यहाँ पे एक साइड पद लिखे हुए हैं, एक साइड विलोम पद लिखे हुए हैं। तो इसमें आपको पढ़ के जाना है, पहला
सुकरम। ठीक है, तो सुकरम का जो विलोम पद होता है वो होता है दुर्वहम। क्या होता है? दुर्वहम। उसके बाद आता है दूषितम, तो दूषितम का विलोम पद होता है शुद्धम। उसके बाद आता है निर्मलम, तो निर्मलम का जो विलोम पद होता है वो होता है समलम। ठीक है, उसके बाद दानवाय, दानवाय का विलोम पद होता है मानवाय। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये भी अच्छे से कर लेना शांता, तो शांता का विलोम पद जो होता है वो होता है आपका अनंता। ठीक है, शांता का विलोम पद क्या होता है? अनंता। ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद आता है आपका अधुना, तो अधुना का होता है पूरा। अधुना का मतलब क्या होता है? आधुनिक। और पूरा का मतलब क्या होता है? प्राचीन। तो ये वाला आपको अच्छे से करके जाना है। अब आते हैं इस साइड, तो इस साइड आपका प्रसिद्धति भी आप करके जाइएगा। प्रसिद्धति का विलोम पद होता है प्रकुप्यति। ठीक है, क्या होता है? प्रकुप्यति। उसके बाद सुलभ, तो सुलभ का विलोम पद होगा दुर्लभ। क्या होगा? दुर्लभ। उसके बाद सार्थकम, सार्थकम का विलोम पद होगा निरर्थकम। ठीक है, क्या होगा? निरर्थकम। उसके बाद एक आप ये भी अच्छे से कर लेना, विमूढ़धि। ठीक है, तो इसका होगा सुधि। तो इतने विलोम पद आपको पढ़ के जाना है। अब विलोम पद के बाद हम बात करते हैं पर्यायवाची की। तो पर्यायवाची में आपको कौन से करने हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे एक साइड आपका पद है और दूसरी साइड क्या लिखा हुआ है? पर्याय पद। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, उसके बाद इस साइड आपको क्या लिखा है? उसका पर्यायवाची शब्द लिखा है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला करना है आपको सलीलम। सलीलम का क्या होता है? जलम, नीरम और अम्बु। उसके बाद दूसरा करना है बनम, तो बनम का होता है आपका कांतारम, अरण्यम और काननम। ये वाला करना है। उसके बाद शरीरम का भी करना है, तो शरीरम में आपका होता है तनुः, देह और बपुः। ठीक है, उसके बाद कुटिलम, कुटिलम का पर्यायवाची होगा वक्रम। क्या होगा? वक्रम। ठीक है, अब आते हैं आगे, तो आगे आपको करना है संप्रति का। संप्रति का होता है इदानीम या अधुना। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, तो आगे विलोम पर्यायवाची में आपको करके जाना है सुधीयः का। ठीक है, तो सुधीयः का होता है विद्वांस और विज्ञा, ये करके जाना है। उसके बाद गज, गजा, तो गजा का पर्यायवाची होता है करी, हस्ती, दंती, नागः और कुंजरः। ये होते हैं इसके विलोम पद। उसके बाद एक आप ये वृक्ष के भी करके जाइए। तो वृक्ष के जो हैं वो होते हैं द्रुमः, तरुः, महीरुः और विटपः और पादपः। तो इतने विलोम पद आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद एक और करके जाना है यहाँ से आपको विमूढ़धि का। तो इसका होता है मूर्खा या बुद्धिहीन, जिसमें बुद्धि नहीं होती या जो मूर्ख होते हैं, गधे होते हैं, वो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम आपकी विभक्ति और वचन पे। तो विभक्ति और वचन में कौन कौन से करने हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो, यहाँ से द्वितीय विभक्ति का एक वचन आपको लिखने को आएगा। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन आप तो एक राम के करके जाना विभक्ति, और एक करके जाना रमा की। ठीक है, कौन कौन सी? एक राम की और एक रमा की। अब यहाँ से देखो, जो राम की विभक्ति होती है वो सेम बालक की विभक्ति भी होती है। ठीक है, कौन कौन सी? राम और बालक की विभक्ति आपकी सेम चलती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती हैं। उसके बाद रमा की, लता की, बालिका की, इन सब की विभक्ति कैसी चलती हैं? सेम चलती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करना है यहाँ से षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति में आप राम की, बालक की और रमा की करके जाइए। ठीक है, राम और बालक और यहाँ पे रमा और लता एक जैसी विभक्ति चलेंगी। तो मेरी यदि आप एडवाइस माने तो आप पूरा विभक्ति तो पूरी याद कर लीजिए। ठीक है, विभक्ति आप पूरी पढ़ याद कर लीजिए, और कोई सी भी आए तो आप वहाँ पे लिख ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या होगा, तो वहाँ पे तो आप जब पूरी याद होंगी तो वैसे ही लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक करके जाना आपको सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति में आप करके जाइएगा राम की और लता की। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके अव्यय।
तो अव्यय में आप ये शब्द पढ़ के जाइएगा। अव्यय क्या होता है? अव्यय वो होता है जो कभी बदलता नहीं है, ठीक है। ना वो विभक्ति के अनुसार बदलेगा, ना वचन के अनुसार बदलेगा, मतलब किसी भी कंडीशन में आपका अव्यय बदलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सारे के सारे पढ़ के जाइएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वाले शब्द जहाँ भी दिखें वो आपका अव्यय रहेगा। एक तो अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, चा, एव, इव, अपि, मा, खलु, शनैः, शनैः, इदानीं, साम्प्रतं, अथ, यथा, तथा, एकदा, अधुना, प्रति, अद्य, स्वः, सरसा, बिना, सह, अलम, पुनः, तदा, कदा, यदा, खलु, आम, इति, तरहि। ये सब के सब आपके क्या हैं? अव्यय हैं, ठीक है। ये सभी क्या हैं? आपके अव्यय हैं। तो ये वाले आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जहाँ भी आपको अव्यय के बारे में पूछा जाए, ये शब्द दिखें तो फट से आपको वहाँ पे ये वाला राइट आंसर लगा देना, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम संधि की, ठीक है। कौन सी? संधि। तो संधि आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो संधि जो है आपको ट्रिक में बता देता हूँ संधि की, कि आप कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो संधि के लिए हम सीख लेते हैं ट्रिक की संधि कैसे याद रख सकते हैं। तो संधि में आपको संधि होती कितनी है? संधि होती हैं आपकी 3। पहली होती है, चलो विसर्ग से स्टार्ट करते हैं अपन। विसर्ग संधि जरूरी नहीं है कि लाइन से ही याद करें, ठीक है। पहली विसर्ग संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी आती है आपकी स्वर संधि, ठीक है। विसर्ग, व्यंजन और स्वर, ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। अब इसमें जो स्वर संधि है आपकी वो 6 प्रकार की होती है, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। वैसे हिंदी में देखें तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है, लेकिन संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपकी 6 प्रकार की स्वर संधि होती है, ठीक है। पहली आती है आपकी दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी गुण स्वर संधि। तीसरे नंबर पे आती है आपकी वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद चौथे नंबर पे आती है आपकी वृद्धि के बाद यण संधि, ठीक है। यहाँ पे संधि में नहीं लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग पीछे स्वर संधि जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। यण के बाद आपकी आती है अयादि संधि, ठीक है। और अयादि के बाद 6वें नंबर पे आती है आपकी पूर्व रूप संधि, ठीक है। कौन सी? पूर्व रूप संधि। तो आपको स्वर संधि में ये 6 संधियां पढ़नी है, और 6 की 6 मैं आपको ट्रिक के द्वारा बता देता हूं कि ये 6 की 6 संधियां आखिर होती क्या हैं, ठीक है। तो यदि सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि की, क्या बात करते हैं? दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि में आपको याद रखना है बड़ी मात्रा। क्या याद रखना है? बड़ी मात्रा, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या याद रखोगे आप? बड़ी मात्रा। जहां भी आपको बड़ी मात्रा दिखती है तो वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। जैसे उदाहरण देखते हैं इसके, तो उदाहरण के लिए हो जाएगा आपका विद्यालय। और ये मात्राएं आपको कहाँ देखनी है? जहाँ पे शब्द आपका क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो यहाँ पे शब्द आपका जुड़ रहा है, कैसे? यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपका हो रहा है विद्या प्लस आलय, ठीक है। विद्या प्लस आलय। तो यहाँ पे देखो द्या पे जुड़ रहा है, तो क्या हो जाए? यहाँ पे जहाँ जुड़ रहा है तो वहाँ कौन सी मात्रा आ रही है? बड़े आ की मात्रा, ठीक है। बड़ी मात्रा में आपको देखना है बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका? विद्यालय। तो विद्यालय में कौन सी संधि होगी आपकी? दीर्घ संधि होगी। अब विद्यालय के बाद यदि बात करते हैं आपका भानुदया, ठीक है। शब्द क्या है? भानुदया। तो इसमें कौन सी संधि होगी आपकी? दीर्घ संधि होगी। क्यों? क्योंकि बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, ठीक है।
उसके बाद यदि हम बात करते हैं आपके इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि विद्यार्थी, ठीक है, जैसे कि क्या हो जाएगा आपका विद्यार्थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके बड़ी मात्रा, दीर्घ संधि में आपको क्या याद रखना है, बड़ी मात्रा याद रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपकी गुण संधि। तो गुण संधि में आप याद रखोगे ए की मात्रा, ठीक है, और ओ की मात्रा। सिंपल इतना याद रखना है। कौन कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। जैसे आपका उदाहरण हो जाएगा गणेश। तो जहाँ भी आपको शब्दों के बीच में ए की मात्रा दिखती है तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, वहाँ पे होगी गुण संधि, ठीक है। एक ये होगा। उसके बाद आपका एक और एग्जांपल हो सकता है सूर्योदय, ठीक है, क्या हो जाएगा सूर्योदय। तो यहाँ पे फिर वही सिंगल मात्रा आ रही है। उसके बाद महोत्सव। तो महोत्सव में भी आपकी क्या आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है। जहां भी आपको शब्द के ऊपर ए की या ओ की मात्रा दिखे तो वहां कौन सी संधि होगी आपकी, गुण संधि होगी। और एक चीज का और ध्यान रखना कि जहां भी शब्दों के ऊपर आपको सिंगल मात्रा दिखती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ए की मात्रा, एक सिंह बाहर निकल रहा है, यहाँ पे एक, और यहाँ पे भी एक, शब्दों के ऊपर जहां भी एक मात्रा आपको बाहर निकलती हुई दिखती है तो वहां कौन सी संधि होगी आपकी, गुण संधि होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो ये जो एक मात्रा निकल रही थी ना अभी, वो बढ़ के दो मात्राओं में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपको याद रखना है आई की मात्रा और औ की मात्रा। क्या याद रखोगे, आई की मात्रा और औ की मात्रा, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एक एकह, सदैव, एक एकम, ठीक है, महाऔषधि, तो ये आपको इसमें क्या याद रखना है कि जहां पे भी डबल मात्राएं दिखें आपको, वृद्धि का मतलब बढ़ना, जहां पे भी आपको डबल मात्राएं दिखती हैं आई की और औ की, या फिर शब्दों के ऊपर आपको डबल मात्राएं दिखती हैं तो वहां कौन सी संधि होगी आपकी, वृद्धि संधि होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे बात करते हैं हम यण संधि की। तो यण संधि में आपको याद रखना है आधे वर्ण के बाद, ठीक है, आधे वर्ण के बाद यदि, आधे वर्ण के बाद यदि आपका कोई भी आधा वर्ण है, उसके बाद यदि या आता है या फिर आपका वा आता है, ठीक है। क्या याद रखना है, आधे वर्ण के बाद या आए या फिर वा आए तो वहां पे आपकी कौन सी संधि होगी, वहां होगी आपकी यण संधि, ठीक है। तो यण संधि के कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, जैसे कि आपका स्वागतम हो जाएगा, ठीक है। तो स्वागतम में कैसे याद रखोगे, आधा वर्ण क्या है, आधा वर्ण का मतलब क्या है, आधा अक्षर, ठीक है, आधा लेटर। तो यहाँ पे आधा सा है तो आधे वर्ण के बाद आपका क्या आ रहा है, वा आ रहा है, ठीक है। तो आधे सा के बाद या आए या फिर वा आए, ये आ रहा है। उसके बाद एक आपका हो सकता है अन्वय, ठीक है, क्या होगा अन्वय। तो आधा वर्ण क्या है ना, और उसके बाद क्या आ रहा है, वा आ रहा है, तो वहां पे आपकी क्या होगी, यण संधि होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आधा सा फिर श्यान नैब, क्या होगा श्यान नैब। तो आधा वर्ण क्या है आपका सा, उसके बाद क्या है या, ठीक है। इसमें यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या था आपका वा था आधे वर्ण के बाद, इसमें भी क्या था वा था आधे वर्ण के बाद, और इसमें भी क्या है आपका या है आधे वर्ण के बाद। तो सिंपल सा आपको इतना याद रखना है कि जब भी कोई सा भी आपका आधा वर्ण है और आधे वर्ण के बाद यदि आपका क्या आ रहा है, या आ रहा है या फिर वा आ रहा है, तो वहां पे कौन सी संधि होगी आपकी, यण संधि होगी, ठीक है। उसके बाद पांचवें नंबर पे आती है आपकी
अयादि संधि। तो अयादि संधि में आपको 4 अक्षर याद रखने हैं। पहला अय, दूसरा आय, तीसरा अब और आप। ठीक है, क्या याद रखोगे? अय, आय, अब और आप। यदि ये आपने याद रख लिए तो समझ लीजिए आपको अयादि संधि अच्छे से आ जाएगी। अब इसमें आप पहचान कैसे करोगे कि ये लेटर कहाँ आ रहा है? तो उसके लिए आपको वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद तो सभी को आता होगा, है ना? वर्ण विच्छेद तो सभी को आता होगा। अब वर्ण विच्छेद में एक मैं करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका शब्द लिखा है नयना। क्या लिखा है? नयना। अब नयना के यदि हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो कैसे टूटेगा? आधा ना प्लस छोटा आ, फिर या, फिर छोटा आ, फिर आधा ना, फिर छोटा आ। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? नयना। ठीक है, अब इसमें आय कहाँ दिख रहा है? तो आय बेटा आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो जहाँ भी इस टाइप से आप तोड़ के देख लेना। वैसे तो इसके कम ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, मैं आपको बता दूंगा अभी कि आपको अच्छे से क्या क्या करके जाना है। ठीक है, तो इसमें आप आदि संधि में क्या याद रखोगे? आए, आए, अब और आप। ये अच्छे से आप पढ़ के जाना। ठीक है, उसके बाद 6वें नंबर पे आती है आपकी पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि तो सबको ही आती होगी लगभग, क्योंकि सबसे इजी संधि यही है। तो पूर्व रूप संधि में आपको क्या याद रखना है? ये एस याद रखना है। क्या याद रखना है? एस। जो इंग्लिश का एस होता है ना, इसको संस्कृत में आ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आ बोला जाता है। तो ये एस याद रखना। जहां भी शब्दों के बीच में आपको ये एस दिखता है तो वहां आपको कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि होगी। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि इस पे जो ये एस रहेगा ना, जो एस टाइप का वर्ण है आपका, उस पे लाइन नहीं खिंची रहेगी। ठीक है, मतलब उसके ऊपर लाइन नहीं रहेगी। जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सर्वे अपी। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? आ पढ़ते हैं ये यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? सर्वे अपी को अत्र। ये इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी संधि समझ में आई। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ दीर्घ संधि से। ठीक है, तो आपको दीर्घ संधि में क्या याद रखना है? दीर्घ संधि में याद रखना है बड़ी मात्रा। जहां भी आपको बड़े आ की, बड़े ई की, बड़े ऊ की मात्रा आए तो वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ठीक है, बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जहां शब्द आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। ठीक है, जहां शब्दों का क्या हो रहा है? मिलान हो रहा है, वहां पे आपको ये ट्रिक काम करेगी। उसके बाद गुण संधि में क्या याद रखना था? एक ही मात्रा या ओ की मात्रा। जहां भी शब्दों के ऊपर आपको एक ही मात्रा दिखे या ओ की मात्रा दिखे, ठीक है, तो वहां कौन सी संधि होगी? आपकी गुण संधि होगी। ठीक है, जहां भी आपको शब्द के ऊपर एक सिंह यदि दिखता है तो एक सिंह का मतलब क्या है? कि आपकी गुण संधि है। उसके बाद वृद्धि संधि में जहां भी आपको डबल सिंह दिख जाते हैं, ये 2 सिंह निकले हुए दिख रहे हैं ना शब्दों के ऊपर, जहां भी 2 सिंह निकलते हैं तो वहां पे आपकी कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। उसके बाद आती है यण संधि। तो यण संधि में आपको याद रखना है सिंपल सा कि कोई भी आधा वर्ण है, उसके बाद यदि या आता है या फिर क्या आता है? वाह आता है। ठीक है, कोई सा भी आधा वर्ण है उसके बाद आपका या आए या फिर वाह आए तो उसमें आपकी कौन सी संधि रहेगी? यण संधि रहेगी। ठीक है, उसके बाद अयादि में आते हैं। तो अयादि में आपको याद रखना है अय, आय, अब, आप। वो मैंने बता दिया आपको, वर्ण विच्छेद करने पे आ जाएगा। उसके बाद आती है आपकी पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप में आपको ये एस देखना है। क्या देखना है? एस देखना है, जिसका मतलब होता है आ। ठीक है, क्या होता है? आ। जैसे सर्वव्यापी और को अत्र। ठीक है, तो ये तो अभी कौन सी संधि खत्म हुई हमारी? स्वर संधि खत्म हुई। ठीक है, अब स्वर संधि के बाद भी आपको 2 संधि बच रही हैं। कौन कौन सी? एक तो व्यंजन और एक विसर्ग। ठीक है, तो व्यंजन और विसर्ग संधि जो है वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखो व्यंजन संधि में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। देखो व्यंजन संधि जो है उसके तो कुछ शब्द याद रख लेना। ठीक है, जैसे कि कोई वर्ण है,
उस वर्ण के बाद पूरा वर्ण वही आता है। जैसे आधा जा है, आधे जा के बाद पूरा जा आए, ठीक है। आधा ना है, पूरे आधे ना के बाद पूरा ना आए। आधा टा है, आधे टा के बाद पूरा टा। इसका मतलब कि जो भी वर्ण आपका आधा है उसके बाद यदि वही वर्ण आपका पूरा आता है तो उसमें कौन सी संधि होगी? उसमें होगी बेटा आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, पहली ट्रिक तो ये है कि जो भी आधा वर्ण है, आधे के बाद यदि वही वर्ण पूरा आता है तो वहां कौन सी होगी? व्यंजन संधि। जैसे इसका एग्जाम्पल सज्जनः, ठीक है, जगन्नाथः, ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब ये टूटेगा किस टाइप से तो ये मैं बता देता हूँ। जैसे सज्जना है तो ये होगा सत प्लस जनः। ठीक है, जो आपका ये वाला आधा वर्ण है वो आधे ता में टूट जाएगा। किस में टूटेगा? आधे ता में। तो ये हो जाएगा सत प्लस जना। और जगन्नाथ का जगत प्लस नाथ। ठीक है, जगत प्लस नाथा, ये क्या हो जाएगा आपका? जगन्नाथा। ठीक है, तो यहां से सज्जना किस टाइप से टूटेगा? सत प्लस जना, फिर जगन्नाथा, जगत प्लस नाथा। ठीक है, तो ये तो थी आपकी पहली ट्रिक। अब आती है दूसरी। तो दूसरी में आपको याद रखना है कि पहले अक्षर के ऊपर, पहले अक्षर के ऊपर अम की बिंदी देखना है। ठीक है, क्या देखना है? अम की बिंदी। जो भी पहला अक्षर है उसके ऊपर आपको देखना है अम की बिंदी। जैसे कि आपको हो जाएगा संस्कृत, ठीक है, उसके बाद संहारः, और भी बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जहां भी आपका पहले अक्षर के ऊपर यदि अम की बिंदी आ रही है तो वहां कौन सा शब्द हो, कौन सी संधि होगी? आपकी व्यंजन संधि होगी। ये दो ट्रिक हो गई। ठीक है, पहली में हमने क्या पढ़ा कि आधे वर्ण के बाद यदि वही वर्ण आपका पूरा आता है तो वहां कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। उसके बाद दूसरे नंबर पे पढ़ना है आपको कि पहले अक्षर के ऊपर अम की बिंदी आती है तो वहां कौन सी संधि होगी? आपकी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम विसर्ग संधि में। तो विसर्ग में तो आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। विसर्ग संधि में आपकी जो ट्रिक है वो है ओ सा र सा और स। ये 5 अक्षर आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से? ओ, स, फिर र, स। अब सबके नीचे हलंत लगा। हलंत लगा इसका मतलब क्या है कि ये शब्द क्या है? आधे हैं। ठीक है, जैसे कि पहला ओ, फिर सा र स। जिसको हम यदि बोले तो ओसर सस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? ओसर सस। जहां भी आपको ये वाले शब्द दिखते हैं तो इन शब्दों को हटा के आपको क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है। जैसे मैं कुछ शब्द लिख लेता हूं, उसके बाद आपको बता दूंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नमस्ते, निश्चलः, निश्चला कर लेता है। ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद आपका अगला हो जाएगा विचित्रोऽपि। ठीक है, विचित्रो अपि, या फिर विचित्रो अयम कर लेते हैं। ठीक है, मनोरथा हो जाएगा एक आपका। चलो इतने एग्जाम। अब इसमें आपको करना क्या है कि जहां भी आपको ये वाले शब्द दिखते हैं ओ स र स, ठीक है, ओसर सस यदि आपको दिखता है तो इनको हटा के आपको विसर्ग लगाना है। जैसे नमस्ते में तो देखो, नमस्ते में आपका नम तो नम के बाद क्या है? आधा सा। आधा सा यहाँ है तो इसको हटा के हमें विसर्ग लगाना है। बाकी इसके पहले का जो है वो सेम लिखना है, मतलब आपको नम जो है वो सेम लिखना है। ठीक है, नम। उसके बाद आधा सा आ रहा है, इसकी जगह में विसर्ग लगाना है। उसके बाद आपको लगाना है प्लस, और फिर जो बचा हुआ है वो सेम आपको ऐसे लिख देना है। तो क्या हो जाएगा? नमः प्लस ते। तो ये टोटल क्या बनेगा आपका? नमस्ते। ठीक है, उसके बाद आता है आपका निश्चलः। तो निश्चलः में आपको क्या करना है? सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो भी आधा वर्ण है उसके पहले का लिख लो। तो हमने लिखा नी। आधा वर्ण की जगह क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है। लगाया। विसर्ग लगाने के बाद तुरंत आपको लगाना है प्लस, और प्लस के बाद जो आधे
वर्ण के बाद बचा हुआ है वो पूरा ऐसे ही लिख देना। तो क्या बचा है, चला, तो क्या हो जाए, नेह प्लस चला। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। अब इसमें आपको विचित्रो अयम लिखा है, क्या लिखा है, विचित्रो अयम। तो विचित्रो अयम में आपको सबसे पहले तो देखो ओ की मात्रा कहाँ आ रही है, यहाँ पे त्रा के बाद, तो त्रा के पहले का ऐसे ही लिख लो विचित्रो, फिर ओ की मात्रा आ रही मतलब उसकी जगह हमें लगाना है विसर्ग, फिर प्लस, फिर अयम, क्या लिखना है, अयम, ये हो जाएगी। मनोरथा, तो मनोरथ में क्या करना है, मनः हो जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि मन तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद ओ आ रहा है तो ओ की जगह हमें लगाना है विसर्ग, प्लस रथा आपका क्या हो जाएगा, ऐसे का ऐसा। ठीक है, तो विसर्ग संधि भी समझ में आ गई होगी। अब संधि के बाद हम बात करते हैं समास की। ठीक है, संधि के बाद क्या बात करेंगे अब, समास। तो समास होती क्या है, देखो समास होती कितनी है, तो समास जो है आपकी 6 होती हैं, और 6 समास को याद करने की आपकी एक ट्रिक भी है, जो कि है द्वंद्व द्वि अब तक। ये ट्रिक का नाम क्या है, द्वंद्वी अब तक। ठीक है, समास को याद करने की ट्रिक क्या है आपकी, द्वंद्वी अब तक, जहाँ पे द्वा से आपकी हो जाएगी द्वंद्व समास, द्वि से द्विगु समास, आ से अव्ययी भाव समास, वा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, और का से कर्मधारय समास। ठीक है, तो ये ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सीधे लाइन से ही याद करो। ये ट्रिक जो है आपकी, ट्रिक का नाम है द्वंद्वी अब तक, तो इसके माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। जहाँ पे द्वा जो है आपका द्वंद्व समास होगा, द्वि जो है द्वि से द्विगु समास, उसके बाद आ से अव्ययी भाव समास, बा से हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है द्वंद्वी अब तक। इसके थ्रू आप जो है पूरे के पूरे समास के नाम अच्छे से याद कर सकते हैं। अब समास के नाम तो याद हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इनको पहचानने की ट्रिक भी तो आनी चाहिए। तो समास को पहचानने के लिए सभी समास के लिए अलग अलग ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजीली आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास। क्या आता है, अव्ययी भाव समास। इसमें आपको याद रखना है जिसका पहला पद अव्यय हो, क्या याद रखना है, जिसका पहला पद अव्यय हो। अब अव्यय तो अभी अपन पीछे पढ़ के आए हैं, अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो, दो में से कोई एक हो। ठीक है, जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ और उसके थ्रू हम समझ भी लेंगे कि अव्यय और उपसर्ग कैसे हो सकता है। देखो, जैसे आपका शब्द लिखा है समलम, क्या लिखा है, समलम, इसका समास विग्रह होगा मलेन सहितम। तो समलम में जो पहला पद है, पहला पद का मतलब कि यहाँ से ये जो दो अक्षर हैं इसके, ये क्या है आपके सम। तो सम हमारा क्या होता है, एक उपसर्ग होता है। क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। इसमें आपको ये वाला भी कर लीजिएगा, प्रतिग्रहम, तो प्रति भी हमारा एक उपसर्ग है। उसके बाद अनुरथम, तो अनुरथम में अनु भी हमारा उपसर्ग है। फिर यथाशक्ति, ये मैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यथाशक्ति, ये तो आप अच्छे से करके जाइएगा ही। ठीक है, तो यथाशक्ति में आपका जो यथा है, यथा क्या है, हमारा एक अव्यय है। और इसको याद रखें कि ट्रिक ऐसे भी है कि ये जो समास का नाम ही है ना, यदि इतना पढ़ोगे आप तो क्या है, अव्यय, वैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, अव्ययी भाव मतलब जिसमें जिसके पहला पद क्या हो, अव्यय हो, तो आप वैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद एक इसमें करके जाइएगा सचक्रम। ये यहाँ पे आपकी अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास के बाद आती है आपकी तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में आप याद रखना कारक चिन्ह, कारक चिन्ह तो सभी ने पढ़े होंगे, कारक चिन्ह, या फिर आपको याद रखना है विभक्तियाँ। विभक्तियाँ तो पढ़ी होंगी, कारक चिन्ह यदि नहीं पढ़े आपने कोई बात नहीं, विभक्तियाँ तो जरूर पढ़ी होंगी। क्या याद रखोगे, कारक चिन्ह याद रखोगे या फिर विभक्तियाँ याद रखोगे। कौन सी समास में, तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में आपको कारक चिन्ह याद रखना है या फिर विभक्तियाँ याद रखना है। अब इसमें आपको एक तो ये करके जाना है ग्रामगता,
मतलब ग्रामम गता, इसमें आएगा द्वितीय तत्पुरुष। इनके साथ ये जरूर एक बार पढ़ लेना, जितने भी समास बता रहा हूँ उनके पीछे ये द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, जो भी तत्पुरुष समास है ना, वो जरूर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपको सही जोड़ी में इसी टाइप से पूछा जाएगा। जैसे आ गया ग्रामगता, तो ग्रामगता आपका हो सकता है ऑप्शन में ये ना दिया हो ग्रामम गता, सीधा ये दिया हो कि द्वितीय तत्पुरुष, फिर तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप क्या करना कि ग्रामगता जो है ना, इसके साथ ये वाला भी पढ़ के जाना, ठीक है। अब ग्रामगता के बाद आपको करना है दीन दानम, मतलब दीनाय दानम। उसके बाद चौर भयम, चौरात भयम मतलब चोर से भय, ये है आपका पंचमी तत्पुरुष। ये तो आप बहुत अच्छे से करके जाइए, कौन सा, चौर भयम, ठीक है। उसके बाद देशभक्ता, देशस्य भक्त, तो देश का भक्त षष्ठी तत्पुरुष। राजपुत्रा, राज्ञापुत्रा, राजा का पुत्र षष्ठी तत्पुरुष। तो ये इतने समास तो आपको अच्छे से करके जाना ही है तत्पुरुष में, ठीक है। अब तत्पुरुष के बाद आते हैं हम कर्मधारय पे। कौन से समास पे, कर्मधारय समास पे। तो कर्मधारय में आपको याद रखना है जिसमें आपका विशेषण और विशेष्य दोनों हो। क्या हो, विशेषण और विशेष्य दोनों हो, वो आपका होगा कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य का मतलब क्या है यहाँ पे, विशेषण और विशेष्य का मतलब है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही हो और जो विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से पढ़ के जाना है वो भी आपको बता देते हैं। तो वो आपको पढ़ के जाना है, पहला तो पीताम्बर, मतलब पीतम चा तत् अंबरम, इसका मतलब होता है कि पीला है जिसका अंबर। उसके बाद महापुरुषः, क्या है, महापुरुषः, महान चा असौ पुरुषः, महान है जो पुरुष। उसके बाद नील कमलम, नीलम च तत् कमलम, इसका अर्थ होता है कि नीला है जो कमल। अब इसमें विशेषण और विशेष्य कैसे हुए, जैसे यहाँ पे पीला है जिसका अंबर, तो अंबर किसका पीला है, ठीक है, मतलब पीला क्या है, अंबर, और अंबर कैसा है, पीला है, ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। महापुरुषा, महान कौन है, पुरुष, और पुरुष कैसा है, महान है, ठीक है। नीलकमलम, नीला है कौन, कमल, और कमल कैसा है, नीला। उसके बाद एक ये भी करके जाइएगा घनश्याम और नीलोत्पलम, ये आप अच्छे से करके जाइए। नीलोत्पलम मतलब नीलम चा तत् उत्पलम। उसके बाद घनश्याम, घन एव श्याम, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद आती है द्विगु समास। तो द्विगु समास में आपको याद रखना है सिंपल सा संख्या। क्या याद रखोगे, संख्या, मतलब नंबर से याद रखना है। क्या याद रखना है, नंबर्स, ठीक है। जहां भी आपको शब्दों के आगे जो है यदि संख्या दिखे, जैसे कि पंचपात्रम, ठीक है, यहाँ पे पंचवटी, सप्तर्षि, फिर अष्टाध्यायी, त्रिभुवनम, तो यहाँ पे देखो पंच, सप्त, फिर चतुर, फिर अष्टाद, और फिर त्रि। तो जहां भी आपको क्या दिखे, संख्या दिखती है, तो वहां कौन सा समास होगा, आपका द्विगु समास होगा। तो ये तो आप बिल्कुल अच्छे से करके जाइए बेटा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है अपने को, ठीक है। तो द्विगु समास में आपको सिंपल सा याद रखना है संख्या, जैसे कि पंचवटी अच्छे से करके जाना है इसमें। तो इसका होगा पंचानाम बटानाम समाहारा, मतलब पांच बटों का समूह। उसके बाद अष्टाध्यायी और सप्तर्षि भी कर लेना, सप्तानाम ऋषिणाम समाहारा अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यानाम समाहारा, और त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। अब इतना करने के बाद आप आ जाइए द्वंद्व समास पे। तो द्वंद्व, इसमें देखो ऐसे याद रख सकते हो, इसमें दो दा हैं, दो वा हैं, और इसमें जो है दोनों ही पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। दोनों पद प्रधान, दोनों ही पद इसके क्या होंगे, मैन होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका द्वंद्व समास होगा। या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि बीच में जो है चा लगा रहेगा। क्या रहेगा, चा रहेगा, ठीक है। तो इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही एग्जाम्पल आपको पढ़ के जाना है। तो इसमें आपको पढ़ के जाना है सबसे पहले राम लक्ष्मण। और समास में एक चीज और याद रखना, जैसे हमने वृद्धि संधि में देखा ना डबल मात्राएं, वैसे ही आपको द्वंद्व समास में देखना है डबल मात्राएं। जिन भी शब्दों के पीछे आपको डबल मात्राएं दिखती हैं, ठीक है, तो वहां कौन सा होगा आपका
द्वंद्व समास, जैसे राम लक्ष्मण हो तो रामश्च लक्ष्मणश्च, ठीक है। तो चार आए इधर, यहाँ भी। पितरव या माता पितरव, यदि आपका पितरव आता है तब भी माता च पिता च, और माता पितरव आता है तब भी माता च पिता च। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यदि आपका पितरव में आता है तब भी आपका माता चा पिता चा होगा, और माता पितरव आता है तब भी माता चा पिता चा होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होता है, दोनों में क्या होना है, क्या आ रहा है, दोनों में चार है, ठीक है। फिर आता है हरि हरव, मतलब हरिश्च हरश्च, ठीक है। उसके बाद एक ये भी करके जाना, हेमंत शिशिर वसंता, हेमंतश्च शिशिरश्च और बसंतश्च, ठीक है। ये तीनों ऋतुओं के नाम दिए गए हैं। कौन कौन सी? हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। इसके बाद आती है आपकी बहुव्रीहि समास, ठीक है। क्या आती है? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में आपको याद रखना है अन्य पद प्रधान, ठीक है। क्या याद रखना है? अन्य पद प्रधान। इसमें इनडायरेक्टली किसी तीसरे की बात की जाएगी, ठीक है। तो अन्य पद प्रधान जो है इसमें आपको याद रखना है, किसमें? बहुव्रीहि समास में। तो इसमें आप सबसे पहले करके जाइएगा नीलकंठ, ठीक है। नीलकंठा मतलब नीलः कंठ यस्य सा, तो नीलकंठ किसका होता है? शिव जी का होता है। दशानन, तो यहाँ पे देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें दशानन मतलब संख्या भी आ रही है, लेकिन दशानन हम किसको बोलते हैं? जिसके 10 सिर होते हैं। तो 10 सिर किसके थे? रावण के थे। तो ये आपका द्विगु समास में नहीं जाएगा, ये रहेगा आपका बहुव्रीहि समास का ही रहेगा, ठीक है। किसका रहेगा? बहुव्रीहि समास का। दशानन मतलब 10 आननानि यस्य सा, 10 आनन, आनन का मतलब होता है सिर, तो 10 सिर हैं जिसके। उसके बाद आपको इसमें करके जाना है पीताम्बर, पीतम अंबरम यस्य सा, पीला है जिसका अंबर। उसके बाद चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर में आपको करना है चंद्रशेखरे यशसा, तो चंद्रशेखरे यशसा मतलब किसके शिखर पे चंद्रमा था? तो वो था शिव जी के, ठीक है। उसके बाद इसमें एक आप कर लेना चक्रपाणी, चक्रम पाणव यश सा, ठीक है। तो इतने आपको समास में करना। एक बार फिर समास के मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि समास में आपको कौन कौन से पढ़ना है। सबसे पहले तो समास याद रखने की ट्रिक बताई थी मैंने, जो कि है द्वंद्वी, अब तक, द्वा से द्वंद्व समास, द्वि से द्विगु समास, आ से अव्ययीभाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास और का से कर्मधारय समास, ठीक है। तो द्वंद्वी अब तक, उसके बाद आपका सबसे पहले बताया हमने कि अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में आपको क्या याद रखना है? जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो या उपसर्ग हो। यदि इतना कर लिया तो 100% इसमें से ही आएगा, इसके बाहर एक भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये वाले जितने भी एग्जाम्पल बताए ये कर लेना आप, जैसे समलम, प्रतिग्रहम, अनुरथम, उसके बाद यथाशक्ति और सचक्रम, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके अव्ययी भाव समास के। अव्ययी भाव समास के बाद आता है आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में आपको याद रखना है कारक चिन्ह या फिर विभक्तियां। तो इसमें आपका हो जाएगा ग्रामगता, दीनदानम, चौरभयम, देशभक्ता, राजपुत्रम, इतना आपको इसमें करके जाना है। और इसके बाद आता है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय में आपको याद रखना विशेषण और विशेष्य, जिसमें विशेषण भी हो और विशेष्य भी हो, दोनों चीजें याद रखना है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल बताए हमने आपको पीताम्बर, महापुरुषः, नीलकमलम, घनश्याम और नीलोत्पलम, ठीक है। इतने एग्जाम्पल इसमें आपको करने हैं। और इतना करने के बाद आता है आपका द्विगु समास। तो द्विगु समास में आपको याद रखना संख्या, ठीक है। क्या याद रखना? संख्या या संख्यावाची, मतलब नंबर से याद रखने। जहां भी शब्दों के आगे आपको संख्या दिख जाए वहां पे होगा आपका द्विगु समास, जिसमें हमने आपको बताया पंचवटी, अष्टाध्यायी और त्रिभुवन और सप्तर्षि, ये आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में आपको याद रखना है दोनों पद प्रधान, या फिर बीच में आए चा, या फिर आए आपकी औ की मात्रा, ठीक है। तो ऐसा समास जिसमें कि आपके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, जो मतलब दोनों ही पद क्या हो उसमें मेन हो, वो आपका होगा द्वंद्व समास, ठीक है। तो जिसमें आएगा आपका राम लक्ष्मण
पितरौ या माता पितरौ, दोनों में से एक कुछ आ सकता है। उसके बाद हरिहरौ और हेमंत शिशिर वसंता, ये आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, चलो उसके बाद आता है आपका बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि में आपको याद रखना है अन्य पद प्रधान। क्या याद रखना है? अन्य पद प्रधान, जिसमें कि कोई दूसरा ही मैन हो। ठीक है, इसमें आपको करना है नीलकंठ, नीलकंठ के बाद दशानना, पीताम्बरा, चंद्रशेखरा और चक्रपाणे, ये आपको अच्छे से करना है। इसके बाद देखो संधि हो गई, समास हो गई, और हमारे जो है आपको मैंने और क्या क्या बता दिया है। अभी आपके बचे हैं उपसर्ग बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं उपसर्ग। और फिर प्रत्यय भी बचे हुए हैं आपके, और अभी तो पत्र लेखन भी बताना है और आपको बताना है निबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रत्यय देख लेते हैं। प्रत्यय में आपको कौन कौन से पढ़ के जाना है, एक बार मैं बता देता हूँ कि आपको प्रत्यय कौन कौन से पढ़ना है। ठीक है, चलो अच्छा, तो प्रत्यय में आप कत्वा करके जाइए, तुमुन करके जाइए। ठीक है, तुमुन के बाद आप सानच प्रत्यय कर लेना अच्छे से, सानच के बाद कत प्रत्यय कर लेना, और कत के बाद कतवतु कर लेना अच्छे से। ठीक है, कतवतु के बाद अनियर, और अनियर के बाद ताप। ठीक है, और एक और है इसमें लेप। ठीक है, कौन सा प्रत्यय? लेप। ये इतने प्रत्यय आप अच्छे से करके जाना। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन में आपको करना है तैन पुस्तकम पठ्यते वाला कर लेना, रमया गीतम पठ्यते, मया मोदकम खाद्यते, और तैन रोटी का खाद्यते, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है रामा गृहम गच्छति। ठीक है, रामा गृहम गच्छति के बाद रामा फलम खादति, तम विद्यालयम गच्छति, और सह रोटिकाम खादति, ये आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, और कल की क्लास देखना ना भूलें। कल क्लास रहेगी आपकी, कल मॉर्निंग में भी क्लास रहेगी आपकी 10 बजे से। ठीक है, जिसमें कि आपको पेपर बताया जाएगा। ठीक है, उसमें आपको कैसे लिखना है, उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, ये सभी बताया जाएगा। और कल नाइट में आपकी 10 बजे जो है वायरल पेपर की क्लास रहेगी, तो वो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा। चलो, अब इसमें आपको बता रहा हूँ मैं निबंध। तो निबंध आपको करके जाना है कालिदास का। ठीक है, कौन सा करना है? कालिदास का। और कालिदास के निबंध के बाद आप कर लेना संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषाया महत्वम, ये 2 निबंध आपको करके जाना है। ठीक है, दोनों में से 100% आएगा आपको। कौन कौन से निबंध करना है? संस्कृत भाषाया महत्वम और महाकवि कालिदासा। ठीक है, ये 2 निबंध करना है। उसके बाद पत्र में आते हैं, तो पत्र आपको करना है पत्र लेखन में अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है, कौन सा करना? अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। और इसका मैं फॉर्मेट बता देता हूँ आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सेवायाम, फिर श्रीमंता प्राचार्य महोदया। यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना है, क्योंकि संस्कृत में स्कूल का नाम नहीं दिया जाता, जैसे कि इंग्लिश में दिया जाता है ना, वैसे संस्कृत में स्कूल का नाम नहीं दिया जाएगा। तो स्कूल का नाम आपको अपने से खुद से लिखना है। ठीक है, तो एकदम सही सही लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जिला और मध्य प्रदेश दोनों आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपको लिखना है विषय। तो विषय में सिर्फ इतना लिखना है आपको, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। विषय में क्या लिखना है आपको? सिर्फ अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। उसके बाद आपको नीचे से लिखना है महोदया, और फिर उसके बाद नीचे लिखना है उसके सविनयम निवेदनम अस्ति यद अहम अद्य सहसा शिरोवेदनाया पीड़िता अस्मि। और शिरोवेदनाया की जगह आप लिख सकते हो ज्वर पीड़िता अस्मि। ठीक है, क्या लिख सकते हो? ज्वर पीड़िता अस्मि। उसके बाद एतस्माद्य कारणात् विद्यालयम आगंतुम असमर्थाम
अस्मि, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली लाइन से लिखना अतः महोदयाः दिन द्वयस्य अवकाशार्थम स्वीकुर्वन्तु। दिन द्वयस्य इसलिए लिखा है क्योंकि वो 2 दिन की छुट्टी चाहिए, है ना। और यदि 3 की चाहिए तो द्वय की जगह क्या आ जाएगा, त्रियस्य, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिन त्रियस्य, ठीक है। ये इतना याद रखना आप कि यहाँ पे यदि 3 दिन की छुट्टी का बोला है तो दिन त्रयस्य, 2 दिन का बोला है तो दिन द्वयस्य, ठीक है। अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, फिर यहाँ पे आपको लिखना है धन्यवाद, और यहाँ पे साइड में आपको लिखना है दिनांक। क्या लिखना है, दिनांक। तो दिनांक में आपको लिखना है जो कल की दिनांक रहेगी, मतलब आपके पेपर वाली दिनांक रहेगी, वो लिख देना। उसके बाद भवदीय शिष्या, अब यहाँ पे क्या बोला, भवदीय शिष्या मतलब किसी लड़की की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अनुष्का वर्मा, कक्षा 10वीं आ वर्ग। अब जब बॉयज की बात होगी तो वो क्या लिखेंगे, तो वो लिखेंगे भवतः, क्या लिखेंगे, भवतः शिष्यः, ठीक है। क्या लिखेंगे, भवतः शिष्या। जब किसी लड़की की बात होगी तो भवदीय शिष्या, और बॉयज की बात होगी, ठीक है, लड़की की बात होगी तो भवतः शिष्यः, ठीक है। इतना आपको करना है। और आपको पत्र लेखन में एक पत्र और कर लेना है, ठीक है, जो कि रहेगा आपका छात्रवृत्ति के लिए। किसके लिए, छात्रवृत्ति के लिए। बस ये 2 पत्र आप अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, पहला अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम और दूसरा छात्रवृत्ति के लिए, ठीक है। पहला एक छुट्टी के लिए और दूसरा किसके लिए करना है आपको, अब छात्रवृत्ति के लिए, ठीक है। ये 2 पत्र आप अच्छे से कर लीजिएगा। और जिन्हें औपचारिक पत्र नहीं करना है तो अनौपचारिक पत्र में आप ये वाला कर सकते हैं, आपकी बहन की शादी वाला, ठीक है। स्वभगिन्याः विवाहे आमंत्रितुम स्वमित्रम प्रति पत्र, मतलब मित्र के लिए पत्र वाला आप करके जा सकते हैं, जिसको औपचारिक नहीं करना है। बाकी हम तो यही एडवाइस दे रहे हैं कि आप वो 2 पत्र कीजिए अच्छे से, वो 100% आनी है, ठीक है। एक तो छात्रवृत्ति के लिए और एक हो जाएगा आपका छुट्टी के लिए। तो ये 2 पत्र करके जाना है। बाकी आपको ये निबंध बताई दिया कौन सा करना है, तो निबंध में आपको कालिदास का कर लेना और यहाँ पे संस्कृत भाषा का महत्व कर लेना। ये 2 निबंध हो गए, ठीक है। और कल जुड़ना ना भूलें, कल सुबह 10 बजे लाइव क्लास रहेगी जिसमें आपको पेपर के बारे में बताया जाएगा और पेपर में आपको किस टाइप से लिखना है वो भी कल की क्लास में अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। और कल रात में तो फिर सबको पता ही होगा कि कल नाइट की क्लास जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपके लिए बताने वाले हैं वायरल पेपर संस्कृत का, ठीक है। तो आज के टॉपिक तो आप सभी ने लिख ही लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। ये 100% आपके पेपर में आएंगे ही, ठीक है। और इसमें उपसर्ग पढ़ लीजिएगा आप, मात्र 22 उपसर्ग होते हैं, जो कि होते हैं आपके प्रा, परा, अप, सम, अनुभव, निस्निर, दुस्दुर, वि, आंगनी, अधि, अपि, अति, सूत, प्रतिपरि, उप और अभी। ये आपके 22 उपसर्ग होते हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनसे बाहर एक भी नहीं जाएगा 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग वाली क्लास में।